नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, पीओजेके में लश्कर-ए-तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई, कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर? आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे हैं। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तोयबा का, और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी भी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट, इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी। और तैयार करके भेजने भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहाँ आग लगी है, और वहाँ सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई है। तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहाँ की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहाँ भी आग लगी अननोन कारणों से, और वहाँ भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की ज़रूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए, ईरान में ज़रूरत है, इसराइल और यूएसए को ज़रूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है जी। बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी हो गई इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है, वरना बड़ा अजीबो-गरीब इत्तेफ़ाक है, दोनों घटनाएँ अलग-अलग जगह हो रही हैं, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। लेकिन सरकारी नौकरियों में भी अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4-6 लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया है, उनके सीधे-सीधे रिश्ते आतंकवादी संगठनों से थे। जी, बिल्कुल। परसों मेरे ख्याल निकाला है 5 लोगों को। उसमें एक शायद फॉरेस्ट गार्ड है, एक असिस्टेंट लाइनमैन है, पब्लिक इसका पीडीडी का, एक टीचर है, एक शायद लैब असिस्टेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का। 5 लोगों को अंडर सेक्शन 311 बी, सब सेक्शन सी जो होता है, वो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर साहब को पावर होती है कि ही कैन डिस्पेंस विद इंक्वायरी। अदरवाइज आपको किसी को भी जॉब से निकालना हो तो कानून ये है कि आपको एक इंक्वायरी, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करनी होती है। और इंक्वायरी में अगर पाया जाए उसके खिलाफ, तो उसको डिसमिस किया जाता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर हैज द पावर टू डिस्पेंस विद ये जो इंक्वायरी होती है, वो सेक्शन 311 में वो निकाल सकते हैं, डिसमिस कर। और पहले भी मोर देन 75 या कितने लोगों को निकाला है, आई थिंक 80 लोगों को। अब ये 5 और निकाले, तो 85 लोगों को आज तक निकाला है। उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि कोर्ट के आर्डर के बगैर, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट के आर्डर की जरूरत नहीं है। एलजी इज एम्पावर टू रिमूव देम। और इनके लिंक हैं ये बिना बेसिस के, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, ये कोर्ट्स में केसेस आपको प्रूव करने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एस्टैब्लिश नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मेरा पाकिस्तान में क्या ताल्लुक है, आपके पास रिपोर्ट है कि मैं पाकिस्तान से लिंक्ड हूं, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अदालत में। तो ऐसा नहीं है कोई इनमें से इनोसेंट है, ऐसा कुछ नहीं। ये थारो इंक्वायरी के बाद जो हमारा एनआईए की पैटर्न पे एसआईए बना है, सीआईडी में हमारा इंटेलिजेंस विंग होता है, वो इनके बारे में पहले भी रिपोर्ट्स देता था। लेकिन पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, उनको सूट नहीं करता था, वो डिसमिस नहीं करती। तो मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब आता था कि इस आदमी का जैश ए मोहम्मद से या लश्कर तैयबा से या हिजबुल मुजाहिदीन से ये लिंक है फलाने फलाने आदमी के साथ।
और ये उसको पार कराने में मदद किया है या उसको हथियार लाने में मदद किया है, लेकिन प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, किसी ने ग्रेनेड कैरी किया अनंतनाग से श्रीनगर तक। अब वो ग्रेनेड फट गया, मेरे पास ग्रेनेड है नहीं, उसने फेंका, उसमें लोग मारे गए या जख्मी हो गए। अब वो ग्रेनेड जो है मैं कैसे प्रूव करूं कि ये बंदा वहां से लाया था? किसी का स्टेटमेंट होता है, वो आदमी मुकर जाता है, वो आप कहता मैं नहीं बोलूंगा पब्लिकली कोर्ट में क्योंकि मुझे मार देंगे। तो ये चीजें, कुछ चीजें एस्टेब्लिश करना मुश्किल होती हैं। तो इस तरह के लोगों को बेसिकली डिसमिस करना होता है। और आप सरकार के अंदर इनकम, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिल रही है, आप और हम और सभी गवर्नमेंट का फंड तो टैक्स से आता है। कश्मीर के आम आदमी का टैक्स है वो, उस टैक्स से आपको सैलरी क्यों मिले जब आप टेररिस्टों की मदद कर रहे हो, आप उनका काम कर रहे हो पाकिस्तान का, तो जाओ ना पाकिस्तान में, लो इनकम, वहां जाके नौकरी लो ना। तो ऐसे लोगों को निकालना ही सोल्यूशन है। लेकिन पहले जब पुलिस तो निकाल नहीं सकती, हम सब इंक्वायरी डाटा सारा कुछ निकाल के इनको देते थे, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को सूट नहीं करता, वो निकालते नहीं थे। अब जब से 370 हटा है तो गवर्नर एलजी इज डिसमिसिंग देम, तो वो तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों को निकालना। तभी तो आज जो आप हालात कश्मीर में देख रहे हो, इसी का नतीजा है। इसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे बहुत कम मौका मिलता है, मैं चूंकि इनकी अंदर से रग जानता हूं ना। हमारे बहुत सारे पुलिस में भी ऐसे लोग थे जो लिंक थे, हमने तो डिसमिस कर दिया क्योंकि पुलिस को पावर होती है। हमारे जो डिपार्टमेंटल सीनियर ऑफिसर होते हैं, वी कैन डिसमिस। मैंने अपने हाथ से कईयों को डिसमिस किया है, इस तरह मेरे बाकी कुलीग्स ने बहुत सारों को डिसमिस किया। लेकिन सिविल महकमे में चपड़ासी को भी नहीं निकालते थे। तो और सैकड़ों के नंबर में ये लोग इन्वॉल्व थे जो अंदर बैठ के इनकी मदद करते थे, और उनको अब निकालना किसने था? सिविल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, वो नहीं निकालते थे। तो इस तरह ये चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठ के उनकी मदद करते, उनको आइडेंटिफाई करते थे, उनके बारे में डोजियर बनता था, वो जो डोजियर भेजा जाता था, लेकिन उस डोजियर पर कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये एलजी साहब ठीक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इनको लोगों को निकालना ही चाहिए। 2-3 चीजों का बहुत असर हुआ है जो आज हालात आप देख रहे हैं कश्मीर में, हालात में जो सुधार आया है उसमें कोई और चीजें नहीं, ये 2-3 चीजें हैं। एक, गवर्नमेंट में जो बैठ के एनिमी की मदद करता है उसको उसको दूसरे दिन दफा किया जाता। तो ये क्लियर मैसेज आता है कि आप सरकार में बैठ के दुश्मन की मदद नहीं कर सकते, टेररिज्म की मदद नहीं कर सकते। इधर से लोगों के टैक्स का पैसा लेते हो, तनख्वाह लेते हो, और उधर से टेररिस्ट की और पाकिस्तान के एजेंटों की मदद करते हो। तो एक ही है। दूसरा, जिसका ज्यादा असर हुआ, जिसके घर में ड्रग्स मिलती है या जो टेररिस्टों को पनाह देता है, शेल्टर देता है, उसका घर कोई सील कर दिया जाता, अटैच कर दिया जाता। ये पहले नहीं होता था। इसका बहुत असर, क्योंकि घर आदमी की सारी उम्र की कमाई होती है। तो अगर आपका घर ही अटैच हो गया तो आप तो पैदल सड़क पे हो गए। तो इसका बड़ा डेटरेंस। तीसरा, जो एनआईए को लाया गया, इन्वेस्टिगेशन जहां जहां केसेस होते थे, तो अब एनआईए की इन्वॉल्वमेंट से, क्योंकि लोकल पुलिस पर लोकल प्रेशर आ जाता था, तो एनआईए जो है, और हमारा स्टेट में भी एसआईए बनाया जो उनकी मदद भी करता है और अपने इंडिपेंडेंट केसेस भी करता है। तो उससे केसेस को लॉजिकल कंक्लूजन में लाया। जैसे आज आप देख रहे हैं यासीन मलिक को सजा मिल रही है ना, पहले नहीं मिली थी 30 सालों से। तो इन 3-4 चीजों का बहुत बड़ा असर हुआ। बाकी जो टेरर फंडिंग पर जो असर हुआ, इन सारी चीजों का एक्चुअली जो आप असर देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, 6 सालों से, जब से 317, अच्छा, ऑपरेशन ऑल आउट मेरे हाथ से शुरू हुआ 2017 अर्ली में, आज तक वो चल रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग, उसमें कोऑर्डिनेशन पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री का इकट्ठा करके और आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ इनके लीडरों को टारगेट किया गया। तो ऑपरेशन ऑल आउट का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इस तरह हवाला चेक करना, ट्रेड बंद करना, एनजीओस को स्क्वीज, जो होम मिनिस्टर साहब ने एनजीओस पर लाया बहुत सख्ती से, वो बहुत अच्छा। अब एक और आ गया जो 3 क्रिमिनल लॉ
पिछले साल होम मिनिस्टर साहब ने इम्प्लीमेंट करवाए, उसमें बहुत सारा सुधार आया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टाइम बाउंड कर दिया। इन सारी चीजों का बहुत असर हुआ है कश्मीर की हालात इंप्रूव करने में। जी सर, जिहादी डॉक्टरों का जो रैकेट पकड़ा गया था, उसको भी तो एक तरह से खंगाला जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं था ना। अगर वो पहल नहीं करते, पोस्टर कौन लगा रहा है, ये कौन सा डॉक्टर है, कहाँ रहता है, तो कभी किसी को पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को पता है कि फंडिंग का इनका अड्डा क्या है, ये मस्जिदों से फंडिंग होती है क्या, इनकी मस्जिदों में ब्रेन वॉश होता है। तो इसीलिए अब जब सर्वे हो रहा है तो तकलीफ हो रही है सबको, क्योंकि सबकी पोल पट्टी खुलेगी, पैसा कहाँ से आया, किस किस को गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसीलिए किया जा रहा है। और पता लगना भी चाहिए। और अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों इसको इशू बना रहे हो? पॉलिटिकल इशू इसमें है क्या? अगर आप गलत साइड में नहीं हो, अगर आप सही हो, मेरे घर में कोई कहता जी मैंने इनकम टैक्स या पुलिस कहती हमने देखना है, देख लो। हाउ डज इट मैटर? व्हेन आई एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। सो आई डोंट थिंक जिसको कुछ छुपाना नहीं है उसको क्यों घबराहट। तो आप जाइए, सभी मंदिरों में जाइए, लीजिए उनकी कितनी लैंड है, कितनी इनकम है, कौन वहाँ वो है, पुजारी है, उसका असिस्टेंट कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका नंबर क्या है, जमीन कितनी है, चढ़तर कितनी आती है, खर्चा कितना है, ले लो। नो वन हैज एनी ऑब्जेक्शन। सिमिलरली बाकी रिलीजियस प्लेसेस, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो आपको अगर छुपाना नहीं है, व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ? डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं ना, कोई आप हाँ, उड़ा तो नहीं दी ना कोई आपकी जो रिलीजियस प्लेस। तो आप डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस पुलिस का काम है ये चीजें करना, ये नॉर्मल पुलिसिंग है। कहीं से फंडिंग तो इनकी होती है सर, और वही फंडिंग जो है, उसका जो नेटवर्क है, उसी को खंगालने के लिए ये वाला सर्वे किया जा रहा है, और इसीलिए इनके पेट में इतनी दर्द हो रही है। आपने शर्जिल इमाम का जिक्र किया सर, उमर खालिद का, उनको तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेता लीडर बता रहा है कि वो तो बड़े बड़े लीडर है, उनको जेल में खामखा रखा हुआ है, ये रोना रोया जा रहा है। ये इनकी मानसिकता दिखाती है। जो आदमी देश को तोड़ना चाहता है वो आपका लीडर है। शर्म आनी चाहिए इसको बोलने वाले को। चुल्लू भर पानी में डूब के मरे वो। भारत में ऐसे लोगों को लीडर नहीं माना जाएगा। जो देश को जो ये कहता है कि मैं 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं नॉर्थ ईस्ट काट दूंगा। अब ब्लडी नॉनसेंस। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके बोलने के बाद वही जवान मोहम्मद यूनुस बोलता है बांग्लादेश से। ऐसे लोगों को ये देश बिल्कुल बर्बाद करके रखेगा, मेरी बात याद रखिएगा। और मैंने ट्वीट में भी कहा था, दे विल फेस द रैथ ऑफ द लॉ। जब आप सर पे चढ़ के बोलते थे, ये इस तरह की हरकतें करेंगे कि देश को काट देंगे, देश को तोड़ देंगे, देश के हिस्से कर देंगे। उन लोगों को अगर आप लीडर मानते हो तो आप को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। यू बेटर लीव दिस कंट्री। सर, महबूबा मुफ्ती की बात कर लें तो सिंधु नदी से पानी पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है, इसको वो मानवता के साथ जोड़ रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, पहलगाम पर आतंकवादी हमला होता है तब तो इनके मुंह सिल जाते हैं, और पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा है उसके लिए ये लगातार बयानबाजी करते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की जबान बोलना जो है ना, वो लोग बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। कहाँ से हमदर्दी आ रही है, जो वहां से थ्रेट देते पाकिस्तानी, यहाँ यहाँ आपकी कम्युनिटी पूछ के आप गोली मारते हैं, उस वक्त नहीं आपको आपका कलेजा फटता है। और इन लोगों के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं कि इंसानियत है। जो वहां से आसिम मुनीर कहता है मैंने ये करना है, वहां से अजहर मसूद कहता है मैंने सुसाइड बम्बर्स हजारों पैदा करके रखे हैं। तो आपको उस वक्त तो उस वक्त तो नहीं आप बोलते। और ये आसिम मुनीर कहता है ये मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उन लोगों के लिए आप रोते हो जिन जहां हर आदमी के उसमें जहर भरा हुआ है भारत के लिए। तो आप हमदर्दी रखिए अपने देशवासियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं। अगर आपको कुछ हमदर्दी है तो अपने देश के लोगों के लिए करिए। इस तरह की जो है लोग समझते हैं कि आप किस लिए कर रहे हो।
सर, लेकिन जब से ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ है, दिल्ली धमाका हुआ है, उसके बाद वो केजीएमयू में, लखनऊ में जिस तरह से एक डॉक्टर पकड़ा गया धर्मांतरण वाला, तो इन सब के लिंक जो है कहीं न कहीं शोपियाँ और बडगाँव से, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। और इन मामलों में, अल-फलाह वाले मामले में तो साफ पता चला था कि जो ब्रेन वॉश किया गया था, वो शोपियाँ की मस्जिद के मौलवी ने किया था। तो जो किया। तार जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, शायद उससे शायद दिक्कत हो रही है ना कि बहुत सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। इनकी वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस का ये नॉर्मल काम है। पुलिस हर एक, आप अपने घर में नौकर रखते हो तो आपको हम बताते नहीं कि उसका सारा डाटा हमें दीजिए, बोलते ना। ये पूरे हिंदुस्तान में होता है कि नहीं होता कि, और आपने ऐड भी देखी होगी बहुत सारे चैनल्स पे कि अगर आप अपने घर में नौकर रखते हैं, उसका फोटो, उसका एड्रेस, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका डिटेल, सब कुछ आप पुलिस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दीजिए। पुलिस का काम है डाटा इकट्ठा करना। वो आपको ऑब्जेक्शन तो उस चीज पे होना चाहिए, जिस तरह तमिलनाडु में सरकार ने कई सालों से पूरे हिंदू समाज के मंदिरों को कब्जा करके रखा है। उससे जो पैसा आता है, वहां जो चढ़तर चढ़ती है करोड़ों रुपए, और वहां सोना चढ़ता है, वो सारा तमिलनाडु गवर्नमेंट ले जाती है। उस पे बहुत सारी पीआईएल हुई है मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ये सारे पैसे जो हैं ये डेटी के हैं, जो भी डेटी है वहां पर, या उनके ये उसका हकदार वो है, या जो वहां यात्रु आते हैं, जो आस्था रखने वाले आते हैं। तो ऑब्जेक्शन वाली बात तो वहां है। तो बाकी बाकी रिलीजियन की, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो दे मैनेज देयर ओन श्राइन्स। उसमें क्या चढ़तर निकलती है, क्या पैसा चढ़ता है, वो सब खुद मैनेज करते हैं। सिर्फ हिंदुओं की श्राइन्स को पिछले 75-80 सालों से सरकार ने कब्जा करके रखा है। तमिलनाडु में एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी साउथ की स्टेट्स में ये सब आम होता है, और ऑब्जेक्शन तो वहां होना चाहिए हिंदुओं को। तो यहाँ कोई इशू ही नहीं है। इट्स अननेसेसरी बीइंग मेड पॉलिटिकल। नॉर्मल पुलिसिंग है, लेकिन फोन नंबर खंगाले जा रहे हैं, किससे बात होती है, पाकिस्तान में कितने रिश्तेदार रहते हैं, एटीएम है तो क्या है, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपके राशन कार्ड, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। और यहाँ तक पूछा जा रहा है कि बरेलवी सेक्ट से आते हो या शिया हो, सुन्नी हो, कौन सी मस्जिद है। तो ये सब चीजें जब सर सामने वो आएंगी तो पूरी वो प्रॉपर्टी। जरूरी वो जरूरी है ना। आप कहाँ के रहने वाले हो, हम पता करेंगे। किस गांव के, सहारनपुर से रहने वाले हो, पता करेंगे। आप क्या बांग्लादेश, आप कोई पाकिस्तानी तो नहीं हो। तो ये हमारा फर्ज नहीं है पता करना पुलिस का, ये हमारा काम है। ये नॉर्मल काम है पुलिस का कि कौन कहाँ आया, कहाँ से आया, किधर रहने वाला है। आप घर में नौकर रहते हैं, हम पूरा वेरीफाई करते हैं। अगर आपके घर में कोई मर्डर हो गया, किसी के घर में चोरी हो गई और वो भाग गया नौकर, फिर हम उसी से पता करते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, इसका ये फोटो है। वो फोटो फ्लैश करते हैं पूरे इंडिया में, और वो उस एड्रेस पे पता करवाते हैं इसका घर कहाँ है, इसके माँ बाप क्या करते हैं, इसका क्या वहाँ सोर्स ऑफ इनकम है, ये जहाँ से भाग के गया है क्या घर आया है, या रिश्तेदार कौन कौन है, किसके घर गया है। ये सारी चीजें पुलिस की नॉर्मल पुलिसिंग है। इसमें मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल बनाना चाहिए, अननेसेसरी बना रहे हैं जी। सर, वोट बैंक की राजनीति है ना, बहुतीकरण की राजनीति है। तो लेकिन सर ये जरूरी है, और बहुत सारे राज खुलेंगे इन मस्जिदों के कि हो सकता है पाकिस्तान के आतंकवादियों को यहाँ बैठा दिया गया हो, मुल्ला मौलवी बनाकर, पता नहीं किस किस से फोन पर बातें करते होंगे। क्योंकि शोपियां की मस्जिद से एक मौलवी पकड़ा गया था, उसके पास 3-3 4-4 मोबाइल नंबर थे सर। तो कहाँ कहाँ बात बिल्कुल। करते थे, ये सारी पोल पट्टी खुलेगी, डर इस बात का है। और किन राजनेताओं की शय पर ये सब कुछ इतने सालों से होता है सर, उसकी भी पोल पट्टी खुलेगी। तो इसीलिए सारी ऊहापोह है। पर सर आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।